दो दरियाओं के संगम पर वो दोनों इसी तरह खड़े थे। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। वो दोनों भीगे हुए थे, पाँव कीचड़ में फंसे हुए थे। ऊपर देख रही थी, जहाँ सुर्ख परों और सुनहरी टांगों वाला परिंदा उस आदमी के सर के ऐन ऊपर फजा में चक्कर काट रहा था। इसकी आंखें नीले हीरों की तरह चमक रही थी। मेरे साथ रहो, आवाज़ पे तालिया ने नजरें फेरी। वो भीगी खड़ी थी, सुनहरी बाल मोटी गीली लटों की सूरज चेहरे के तराफ में गिरे थे। मेरे साथ रहो। वो अपनी नोच के उतार रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट का कफ खोला और आस्तीन पीछे मोड़ी। नजरें तालिया पर जमी थी। इसी तरह उसने दूसरी आस्तीन तय की। फिर जमीन पर झुका और मिट्टी में कीचड़ उठाया और सीधा हुआ, मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। तालिया ने देखा, उसकी थैली में कीचड़ के ऊपर एक सुनहरी चाबी धमक रही थी। मेरे साथ रहो, वो उससे कह रहा था। वो एक झटके से उसकी आंख खुली। बेडरूम में अंधेरा था। तालिया ने चंद लम्हे पलकें चिपका के उधर देखा। फिर इसी तरह लेटे लेटे आंखें बंद कर दी और दोबारा से सो गई। चंद घंटे बीते, पूरी सुबह तरह फैल गई। लॉन्च खामोश पड़ा था। ओपन किचन की मेज पर ताशा शीशे के बर्तनों में ढका हुआ लगा पड़ा था। दो जीने उतरती नीचे आई तो मुलाजमा के यूनिफॉर्म में मलबूस थी। आंखें सब्ज थी और चेहरे पर पलाक मुस्कानियाँ थी। लॉन्च में रुक कर उसने इधर उधर गर्दन घुमाई। दातन नीचे हूँ, आवाज़ पर वो गहरी सांस लेती दरवाजे की तरफ आई। दीवार में नस चौखट पर अपना अंगूठा रखा। खुदकार आले ने इसकी तशखीस की और दरवाज़ा खुल गया। आगे सीढ़ियाँ थी जो मजीद नीचे जाती थी। वो जीने उतरने लगी। नीचे खुला सा कमरा था। दीवारों पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क सजाया गया था। चंद डब्बे रखे थे। वस्त में बड़ी मेज़ थी जिस पर चंद मशीनें पड़ी थी और दातन हफाजती ग्लासेस लगाए, ग्लव्स पहने एक गन नमा आले से एक नेकलेस पर काम कर रही थी। ताली उसके करीब आ रखी तनकीदी नज़रों से सारे जेवरात को देखा। फिर एक अंगूठी को उठा के ऊपर रोशनी में करके देखने लगी। परफेक्ट। उसने अंगूठी वापस डाल दी। बस यही जेवरात है मिसिस कामिल के पास। दाता ने एक नज़र इन थोड़े से जेवरात को देखकर कहा, हाँ, लाकर में कुल 14 पीसीज हैं। तासीर नकल नहीं तैयार करनी, मैं बाकी 13 पीस उठाऊंगी। वो कह के जाने लगी। दातन जो जेवर पर झुकी थी चौंक उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। 14 कैसे? तुमने सिर्फ 13 की तस्वीर भेजी थी। ताली निकाल दो तो पीछे 12 बज गए। ताली ठहरी, वापस घूमी। जेवरात वापस सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर से इनको गिना, जरा से उलझी। नेकलेस, कड़े, बुंदे, अंगूठियाँ, ये हुए 12 पीस। मगर मिसिस कामिल के तमाम जेवरात जो लाकर में थे, मैंने उनकी गिनती की थी तो वो 14 पीस थे। तुमने पहली दफ़ा लाकर अंदर से कब देखा था? एक माह पहले, जब मैं मिसिस कामिल की अंगूठी छुपाती थी और उनको मेरे सामने लाकर खोलना पड़ा था, तब मैंने सारा लाकर देखा था। कोड इसलिए नहीं दे सकी थी कि मुझे उन्होंने लाकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझ की उंगलियों पर गिनने लगी। कल भी जब तंगू कामिल मेज़ पर जेवरात के डब्बे रखे तो मैंने गिने थे 2, 5, 13। और बड़बड़ाते हुए गिनने लगी, मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हो। तालिया कुछ नहीं भूलती। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक दरवाज़ा खोला। चंद कागज़ उल्टाए पलटाए, एक फोल्डर निकाला। जब मिसिस कामिल ने मेरे सामने लाकर से जेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्राउज़र बटन के कैमरे में से इसकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फोल्डर रखते हुए सफ़ेद तेज से पलटा रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीरें दी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं। मेरे पास ओरिजिनल होंगी। 1 मिनट। उसने वो फोल्डर रखा और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला था और लबों से गहरी सांस खारिज की। ये लो, ये रही तमाम तस्वीर। इनको टेलीग्राम ने कौन सा जेवर मिस कर दिया? दातन घूम के इसके साथ आ खड़ी हुई है। एनो को उतार दिया और अब वो दोनों बारी बारी तमाम प्रिंट्स और तलका जेवरात के साथ रख रही थी। 5, 8, 12, 13। ओह! आखिरी प्रिंट आउट से मुतल्लिक कोई जेवर उन्होंने नहीं बनाया था। उसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स के जैसे शीशे के डब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पर उस बॉक्स के आगे पीछे से 4 तस्वीर ली गई थी। ये तो कोई एंटीक है। दातन तेरे जोश से झुकी, मगर ताले ने बिजली से कागज़ परे कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है, मुजफ्फर शाह। ये मलाका सल्तनत के मुजफ्फर शाह के ज़माने का सिक्का है। तंगू कामर को आर्ट और हिस्ट्री में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने इसको संभाल रखा है। मगर हम इसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्के आजकल कोलमपुर के हर माल से मिलते हैं और सारे नकली होते हैं। अभी इनके कोने खुरचो तो सफ़ेद रंग निकलने लगेगा और ये भारी होते हैं, जबकि ऐसे सिक्के तो इतने एजिंग और ऑक्सीडेशन के बायस हल्के होने चाहिए। बिलफर्ज ये 80 भी है तो इतनी वैल्यू नहीं है इनकी। रहने तो बेचारों के पास उनका सिक्का। ताता ने एक दूसरी आने को उठाया और इसे नाक पर जमा कर गौर से कागज़ पे छपी तस्वीर को देखने लगी। ये वाकई असली नहीं है। वह नापसंदीदी से बोली थी, आजकल के फॉरगर्स को खुदा का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, मेरे जैसे अल्लाह दर्जे के निकाले नहीं तरा सकते वो, लेकिन मैं जानती हूँ। लेकिन असली नकली सिक्का तैयार करते वक्त इंसान को चाहिए कि एक दफ़ा इसी सिक्के को भी देख ले, क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्कों पर एक तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान और दूसरी तरफ नसीर मन दुनिया वल्दैन, दीन और दुनिया में मददगार लिखा होता है। इस पे तो दोनों, तो मुजफ्फर शाह अल सुल्तान लिखा है। दातन के आखिरी फिक्र पे वो मुंजमद होगी। फिर इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़ी को या बर्फ़ चटकी हो।
दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखे है। उसने कागज़ दातन के हाथ से झपटा और इस पर बेकरार निगाहें दौड़ाई। मैंने ऐसे सिक्का पहले भी देखे हैं। हमारी एक वारदात पहली वाली जगह पे ये था, मगर मैंने इसे तब भी छोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में है ना? मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक के उसे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने उनकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विजन देखा था और हमने उनके ज़्यादा सेल्फ में नायाब एंटीक बर्तन चलाए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब तुम्हारे ही एक ख्वाब पर हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही है कि जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में होते हैं? नहीं, कुछ गलत है। सब में उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे सामने सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने इसे नहीं चुराया। हम वारदात की जगह से चंद चीज़ें ही चुराते हैं, हर चीज़ तो नहीं उठा सकते। तालिया, बात ये नहीं है। मसला ये है कि पिछले साल ऐसा ही सिक्का नजीब बिन सलामत के पास था। उसका बॉक्स भी यही था। दाता नजीब बिन सलामत हमारी वजह से दिवालिया हो गया था और उसने अपनी बहुत सी आर्ट कलेक्शन को ऑक्शन पर डाल दिया था। इसका रिकॉर्ड पब्लिक होगा। ज़रा मालूम करना इस सिक्का इस ऑक्शन में था या नहीं। मगर क्यों? क्योंकि तंगू कमल और नजीब बिन सलामत दोस्त हैं और मैंने मिसेस कामल से सुना था कि जब नजीब पर बुरा वक्त आया था तो तंगू कामल ने उसकी मदद की थी, उसकी ऑक्शन से कौड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ें महंगी खरीद के। मगर पेंटिंग्स और उसने कागजात उठा के देखा, शायद यही सिक्का है। तुम्हारा मतलब है कि ये एक ही जैसे बहुत से सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्का है जो बार बार तुम्हारे ख्वाब में आता है? हाँ, मेरे 11 ख्वाब बल्कि 12, इनमें से 3 में ये सिक्का था, शायद मज़ीद में भी हो। मगर इसके साथ रखे जो हवारात, ज़ेवरात, पेंटिंग्स और नादर अशिया ने मेरी आंखों को हमेशा ताहिर लगा दिया कि मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो हैरान और परेशान नजर आई थी। मैं इस सिक्के का रिकॉर्ड ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि ये किसी का पिछले कई सालों से एक शख्स से दूसरे की तहवील में जा रहा है और किस्मत तुम्हें बार बार ख्वाब में इशारा दे रही है कि इसे हासिल करो, तो ये बहुत अजीब बात है। मगर बस उनसे खला में देख रही थी। मैं शायद अपने ख्वाबों की ताबीर गलत करती हूँ। किसी को पानी में डूबते देखूं तो समझती हूँ कि वो मरने वाला है, मगर चंद दिन बाद मालूम होता है कि उसको कोई आला तालीमी कामयाबी मिली है, क्योंकि पानी इल्म का सिंबल है। किसी का जेवर चोरी करते होते देखूं तो समझती हूँ कि इसके यहाँ डाका पड़ने वाला है, मगर उसको तलाक हो जाती है। और वो ग्रोसरी स्टोर वाली रोज़मेरी, उसने देखा उसके बाजू में सोने का कड़ा है, तो मैंने तुम्हें कहा कि वो अमीर होने वाली है, मगर इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ गरीब। वो अभी भी वैसी है। मैं हमेशा अपने बेटियों ख्वाब की गलत ताबीर करती हूँ, मगर इन 12 ख्वाबों के बारे में मुझे यकीन था कि वो मैंने दुरुस्त समझे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अमीर थे। लेकिन शायद वो भी मैंने गलत सुने थे। उसकी रंगत तारीख पड़ी थी। दातन को अफसोस है। तुम काम पे जब मैं सिक्के को ट्रेस करती हूँ। उसने उसका सत्तर तसल्ली दी तो वो बेदिली से उठी और सर हिला दी, फिर ठहरी। मैं इतना सा समझती रही हूँ कि मेरी तकदीर मुझसे यही सब कुछ चाहती है कि मैं चोरी करूँ या इन अनदेखे को देखने का तोहफ़ा मुझे इसीलिए मिला है। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। शायद मैंने इस तोहफ़े का गलत इस्तेमाल किया, उसकी आँख का किनारा भी किया। तालिया, दाता ने आगे बढ़कर उसे इशारों से थामा। हम इस सिक्के को ढूंढ लेंगे और इसको हासिल भी कर लेंगे। तुम फिक्र ना करो, अब काम पे जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। तालिया ने इस बात में सर हिला दिया और थैली की पुस से आंखें रगड़ ली। उसे काम से देर हो रही थी। तंगू कमर की रहायश का पर सुबह सुबह से रोज़मर्रा के काम शुरू हो चुके थे। किचन में तालिया और एक दूसरी मुलाजमा खड़ी काम में मसरूफ़ थी। बटलर ट्राली को अपनी निगरानी में सेट करवा रहा था और साथ ही फ़ोन पर बात भी कर रहा था। ऐसे में तालिया बेध्यानी से जग में जूस अंडेरी थी। चेहरे पर अभी तक वही उलझी छाई थी और हाथ सुस्त पड़े थे। मारे बांधे उसने जग को ट्रे में रखा और आगे बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर तंगू कामा सरबराही कुर्सी पर बैठे खुश मिजाजी से दाएं हाथ जलवा कर अपनी बीवी से महवी गुफ्तगू थे। बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। ऐसे में वो जूस लेकर आई और वो दोनों मियाँ बीवी खुशगवार मुस्कुराहट से उसे देखे। कैसी हो तालिया? तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? ठीक हैं सब, थैंक यू सर। उसने अदब से सर झुकाया। मैं बेगम से कह रहा था कि इस माह से तालिया की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। शुक्रिया। वह मुस्नई मुस्कुराहट और तशक्कुर के साथ बोली और उसके गिलास में जूस डालने लगी। तालिया, मुझे मार्केट जाना है, तुम मेरे साथ आओ कि? मिसेस कामिल ने कहा तो उसने सर को से खम दे दिया और किचन में आके ताकि जल्दी जल्दी काम निपटा लें। आखिर जुम्मे को कौन आ रहा है जिसके इस्तकबाल के लिए इतनी तैयारियां? वहाँ खड़ी दोनों मुलाजमाएँ नूर और तस्नीम आपस में बात कर थी। फिर उससे भी पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है तालिया? नहीं, वो सादगी से कहकर बर्तन धोने लगी। मेरे जैसी रीस इस वक्त इनके झूठे बर्तन धो रही है, मुझे फ़िलहाल यही मालूम है। जलते दिल के साथ उसने सोचा था। खैर का वो बाज़ार शाम के वक्त मुतवस्सित तबके के लोगों से भरा हुआ नज़र आता था। भांत भांत की बोलियाँ, मोहती फ़ज़ाक़त के लोग, अक्सरियत
सीने ने कुछ अफराद की थी और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद किसी के चेहरे के गिर्द लिपटने वाले हिजाब ली हुई थी, जिसको मुकामी ज़बान में टडिंग कहा जाता है। बाज़ार में सुर्ख़ से बनी रविश थी और रविश के दोनों अतराफ दुकानें और इनके आगे स्टॉल्स लगे थे। बरामदों में कहीं छतरी तले कुर्सियाँ भी बिछी थी और लोग खा पी रहे थे। ऐसे में तालिया सामान के शापर उठाई मिसिस कामन के पीछे चलती जा रही थी। जो मेहमान आ रहे हों उनके लिए चावल ले रही हूँ। इनको अच्छा चावल बहुत पसंद है। मिसिस कामल साथ में तबसरा भी किए जा रही थी। वह जैसे मेहमानों के आने पर बहुत खुश थी, मगर इनका नाम किसी वजह से नहीं ले पा रही थी। लेकिन शायद इनका दिल किसी से शेयर करने को बहुत जा रहा था। तालिया खामोश रही, फिर यूँ ही पूछा, बच्चे भी आ रहे हैं? साथ नहीं, बस दोनों मियाँ बीवी आएंगे। वैसे उनके 2 बच्चे हैं, फिर रुक के तसी की 3 थे, लेकिन उनकी बेटियां आर्या बचपन में खो गई थी। जेल लिफ्ट से गिरी थी, लाश नहीं मिली, मगर सबको यही लगा कि वो मर गई। इसलिए कब्र वगैरह बनाती थी। फिर वो चुप होगी, जैसे बहुत ज़्यादा बोल गई हो, और एक दुकान की तरफ चली गई। वो गहरी सांस के पीछे मिसिस कामल के आला दर्जे के चावल निकलवाए और उनको हाथ में लेकर देखने लगी। तालिया यूं ही इनके इनके हाथों को देखेगी, एकदम जैसे सारी आवाज़ें आना बंद होगी। मिसिस कामल के हाथों में भरे चावल देखते ही देखते जलने लगे। एकदम जैसे सारी आवाज़ें आना बंद होगी। मिसिस कामल के हाथों में भरे चावल देखते ही देखते जलने लगे। बस लम्बे पर में वो सब राख हो गई और इनके दोनों हाथ कालक से रंगे खाली रह गए। वो चौंकी समात खोल के आवाज़ें आने लगी। उसने मिसिस कामल के हाथों को देखा, वहाँ कोई राख नहीं थी। वो चावल उठा उठा के चेक कर रही थी। ताली ने गहरी सांस भरी। मैम, उसने हौले से इनको पुकारा, कल आपकी किसी दोस्त का फ़ोन आया था, मैं बताना भूल गई। किसका? क्या कह रही थी? वो चौंकी उसकी तरफ मुतवज्जह ही। नाम नहीं बताया, मगर ये कहा था कि वो ज़रा मसरूफ़ हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि आप सदके दे दे और आग वगैरह से एहतियात करें, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में बुरा ख्वाब देखा है। क्या क्या देखा है उसने? वो बेचैन सी होकर पूरी उसकी तरफ घूम गई। दोनों अब काउंटर से हट के खड़ी थी और सरगोशी में बात कर थी। ये कि आपने हाथों में चावल उठा रखे हैं और राख में बदल जाते हैं। शायद आपको चूल्हे और हीटर वगैरह से एहतियात करनी चाहिए। और तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। लेकिन कौन सी दोस्ती? मेरी नाम नहीं बताया, लेकिन कहते हैं कि बुरे ख्वाब का बार बार जिक्र करना नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि आप सदका और दुआ वगैरह करें। उसने खूबसूरती से बात का रुख फेरा तो वो सर हिला कर रह गया। अलबत्ता चेहरे पे बेपनाह परेशानी उमड़ आई थी। मुझे लगता है कि आपके हाथ जलने वाले हैं, आपके घर को आग लगने वाली है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये विजन मैंने देखा है, ना ही ये कि मेरे ख्वाब हमेशा सच हो जाते हैं। ओ मेरे अल्लाह, ये तोहफा नहीं है, ये तो एक कर्ज है। उनके साथ सर झुकाए बाजार में चलते हुए वो सोच रही थी, साथ ही बार बार उनके हाथों को भी देख लेती। कोरी कलाई में उन्होंने खूबसूरत सा सोने का ब्रेसलेट पहन रखा था, जिस पर नन्हे सितारे झूल रहे थे। तालिया ने यूं ही अपनी खाली कलाई को देखा और फिर एकदम वो ठटक के रुकी। जहन के पर्दे पर एक मंजर लहराया था। लाकर में रखी डब्बी में सजा ब्रेसलेट। वहीं सुन से खड़े रह के एकदम सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। पजल के बहुत से टुकड़े अपने अपने खानों में आ गिर रहे थे। लाइब्रेरी के अंदर मुकद्दस पारों से खामोशी छाई थी। ऊंचे रैक्स, किताबों की तबीले अलमारियाँ, जगह जगह बिछी मेज़ों पर मुताले में मनक दिखाई देते लोग कंप्यूटर्स के आगे बैठे काम करते। खासकर मामूल का सा खामोश सादा माहौल था। ऐसे में दरवाज़ा खुला और बंदा दाखिल होती दिखाई थी। उसने सुबह के मुलाजमा वाले लिबास के बरक्स खूबसूरत और कीमती फ़्राक पहन रखा था। कोनी पर डिज़ाइनर बैग था और सर पर सफ़ेद कोरा हेड जैसे निकलते से पर कंधे पर गे रहे थे। दरवाजे पर वो रुकी, हेड को डायमंड रिंग पहने उंगली से तिरछा करके सी आंखें आसपास दौड़ाई। एक लाइब्रेरी जो करीब से किताबों की ट्राली धकेलता गुजरा था, उसे देख कर रुका और झट से राम झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम मिस सायशा। तालिया ने सायशा ने बेनियाजी से सर को हम दिए, फिर इधर उधर देखा तो वो बोला, मिसिस लियाना इस तरफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई, उस तरफ गर्दन उठी, गर्दन के साथ आगे चल सके। कोने में एक आर्टियो रूम था। शीशे की दीवारों ने इसे मुकम्मल बंद कर रखा था, गोया शीशे का कोई डब्बा हो। अंदर तक सी जगह पर वो फंस कर बैठी सी मोटी औरत दिखाई दे रही थी। ऐनक लगाई, बाल जोड़े में बांधे, वो किताबों में उलझी हुई थी। आड़ पर उसने नजर उठाई तो देखा तालिया दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल होती। इतने सालों में यहाँ काम कर रही हो दातन, और एक ढंग का ऑफिस भी नहीं देते ये तुम्हें। वो मुस्कुराहट दबा के कहती, सामने कुर्सी खींच के बैठी, पर्स मेज पर रखा और हेड को मजीद तिरछा किया तो चेहरा और सिया मुस्कुराती आंखें मजीद वाज़ेह हैं। लियाना बिनते दानिश साबरी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो ये पूरी लाइब्रेरी खरीद ले। कशमिश निगाहों से उसे घूर के वो बोली तो ताली ने अबरू ऊंचा उठाया, पूरी? चलो वो आधी सही। दाता ने ढिठाई से तसी की, फिर नाक से मक्खी उड़ाई। और तुम्हारी ये तनकीदी नज़र जो मेरे इस कोजी ऑफिस को देखे पिछले 20 मिनट से मुलामत करके मेरे ऊपर तस खा रही है ना, मैं इनको खुले दिन से माफ़ कर दूंगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि यही वो डब्बा है जिसमें बैठकर हमने वो तमाम काम प्लान किए थे, जिनके पास तुम आज इस ऊंचे महल में रह रही हो। लगता है बड़ी जोर की लगी है। ताली ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाए। दाता ने चुपती नज़रों से उस पर जमाए, नाक जोर से सिकोड़ी।
میں سن توزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جب امیر ہو تو غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تو امیر۔ اس نے فکرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب یہی تھا کہ جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ جو بورڈ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک ایمپیرر شینونگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائری اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالی، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پر رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرماس اٹھا کے اس میں گرما گرم چائے ڈالی۔ تالی نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھ کے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے خون بھر کر تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئی؟ تالی نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور گویا تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کر اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتوں کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آتی۔ تالی آگہی نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پر آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپیاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا پورا ٹریل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری ورقی و مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابز وارداتوں میں سے 5 سکوں پر یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتا نے اسے پیچھے کا لیا، خفقی سے منہ میں سکوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پر جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پر موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتا نے لب بیچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکا سلطنت کے ایک ملکہ کا سونے کا بریسلیٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے منہ کھول گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلیٹ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلیٹ بھی میں نے انہی 7 جابز میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دی کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں داتر، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتر نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پہ رکھا، کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہو جو مجھے نہ ہو سکا۔ اس پر داتن کھلے دل سے مسکرائے۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے اور نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کر آگے ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلیٹ بنا تھا، جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ اور ایک بریسلیٹ ہے، لیکن دونوں کو جوڑو تو داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ چابی، وہ مسحور سے بولی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی۔ ہاں یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی، لیکن تم نے کبھی سمجھ نہیں سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک ستار آئی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تنگو کمل کے گھر میں کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ڈنر کی افراتفری میں میں زیورات ادھر بدر کر کے سارے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کمل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلیٹ کو ڈھونڈو کہ کس کے پاس ہے۔ وہ دبے دبے جو اسے بولے تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنکارا پڑا، پھر مگ کا ڈھکن اٹھایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر ہونے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اور اس دوران جیسے الفاظ جوڑے
जितना इन दोनों की मलकियत की चेन को मैंने देखा है ताली, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। इनको मालिक या तो बेच देता है या किसी म्यूजियम को लगा देता है, जहाँ किसी ऑक्शन पर इनको फरोख्त कर दिया जाता है, या मालिक खुद ही किसी दोस्त को तोहफा देते हैं। मगर फिर वो चुप हुई। बगौर तालिया उसका चेहरा देख रही थी, जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरगुले तैरते दिखाई देते। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई। दातन ने कहना शुरू किया, मेरा ख्याल था मेरे साथ रह रहकर तुमने अचाए बात पर हैरान होना छोड़ दिया है। हाँ, मेरा ज़हन हर उस चीज़ को मान सकता है जिसको लोग छूट करा देते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतें और हमारे दानश्वर हमें अदना समझकर हमसे हक़ाइक़ छुपाते आए हैं। लेकिन ये बात फिर भी अजीब थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हर वो प्राइवेट ओनर जिसके पास ये सिक्का या ब्रेसलेट रहा है, उसको कोई बीमारी लाहक हो जाती है। कोई बड़ी मौसी बीमारी। हो सकता है तुम्हारा वहम हो दातन। छोड़ो इन बातों को, बस इस ब्रेसलेट को ढूंढो ताकि हम जल्द अज जल्द इसे हासिल कर सकें। ये फिर खला में देखते हुए गहरे सांस भर के बोली, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल ज़ाया कर दी। मैं कल से यही सोच रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे इस चाबी तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी थी। इस चाबी की कीमत इन सब से ज़्यादा होगी यकीनन। मुझे लगता है दातन, उसने पुरुमीद नज़रों से इस पर जमाई, ये वही बड़ी जॉब है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरी आखिरी चोरी, आखिरी हेस्ट। वो क्या कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ द स्कोर्स, स्कोर ऑफ द स्कोर्स। और इससे मैं इतना कमा लूँगी कि फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती। हम नहीं बदल सकते, हम बदलेंगे। उसने समझाना चाहा, मगर वो बची थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसलिए इस चाबी को ढूंढो तातन। एक आखिरी ऊंचा हाथ मार के हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हम इसकी खोज ना लगाएं। मुझे डर है कि कोई बुरी शय, कोई बला हमारी घात लगाए ना बैठी हो। वो गैर आरामदा नजर आ रही थी। तुम्हें हम कारियो यार, हौसला रखो। नाक से मक्खी उड़ाती उठ खड़ी हुई। बैग भी उठा ले। दाता ने समझ कर सर रही। ओके, मैं इसे ढूंढूंगी। मगर जो उस रोज़ तुमने ख्वाब में देखा, तुमने बताया था कि इसमें भी तुमने एक आदमी को कीचड़ में लथड़ी चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए देखा था। याद करके वो खुद चौंकी। क्या वो यही चाबी थी? चाय की मग का ढक्कन हटा था और इससे भाभनों से उड़ रही थी। ताड़ी ठहर की, खुद भी जैसे वो चौंकी थी। हाँ, ये वही थी। उसने टैबलेट उठाकर फिर से इस चाबी को देखा। उसे कुछ याद है, एक नन्ही कलाई पर बंधा ब्रेसलेट, पज़ल का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था? दारिया दादा ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम थी। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले, मुझे पता है ये किसका था। फिर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिली जुली कैफियत हो। मिसिस मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। उसने टैबलेट पटका और तनफन करती बाहर निकल गई। दातन हैरत से उसे जाते देखते रही। इसे क्या हुआ? अगली सुबह जब कलमपुर की बुलंद मारते धूप में सीना ताने खड़ी थी और नमी से बोझिल फ़ज़ा में माहौल हम सब पैदा कर रखा था। शहर के एक मफरूकुल हाल इलाके में फ्लैट बिल्डिंग्स की बालकनियों में रस्सियों पर कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे। इतवार के बाद शायद सारी इमारतों की औरतों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। ऐसे में तालिया बिनते मुराद एक फ्लैट बिल्डिंग की गंदी मैली सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो माले तर्ज का हिजाब पहने हुई थी, स्कर्ट और लंबी कमीज ऐसा लिबास, और इसके ऊपर कस के लिए गया स्कार्फ, जिस पर मजीद एक दुपट्टा फैला रखा था। आंखों में नजर का चश्मा लगा था और वो पहले से मुख्तलिफ नजर आई थी। तीसरी मंजिल के एक दरवाजे के सामने वो रुकी और बैल बजाई। आ रही हूँ, औरत के पास सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आ रही। फिर वह दरवाज़ा खुल गया और एक गधेड़ उम्र औरत नजर आई, जिसका चेहरा करेला के खोल की माने झुरी जाता था और सफ़ेद सुरमई बाल चोटी में गुद्धे हुए थे। नज़र के मोटे चश्मे से उसने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को देखा तो चेहरा को लौटा। तालिया, आओ आओ, बड़े अरसे बाद आई तुम आज। उन्होंने खुशी से रास्ते दी। वो सलाम करके सर झुकाई दाखिल हुआ। तंगो तारीक सा एक फ्लैट था। सामने एक लॉन्च समा छोटा सा कमरा था, जिसमें सोफ़े रखे थे। खातून घुटनों के दर्द के बायस टेढ़ी सीधी चलती नजर आई और सोफा से कपड़े हटाए और बैठने को जगह बनाई। और बैठो, आज मशीन लगा रखी थी तो सारा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। हालांकि मेरे कितने कपड़े होते हैं। तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ। ओके, मिसेस मारिया मुस्कुरा के बैठ गई। वो गई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब और उस पर खफकी नजर आने लगी, जिसे उसने फिर से मस्नूई मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया। कुछ देर बाद वो उसके सामने शरबत की ट्रे रख रही थी। इतना अच्छा लगता है तुम्हें यूं देख, अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? जी, वो मुस्कुरा के बोली थी। नियत और मैथ्स पढ़ाती हूँ। वो नज़र झुका कर शराफत से बोली थी। शोहर बच्चे सब ठीक है? जी, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं वक्त निकाल के आ गई। काम आर्टिस्ट की मुस्कुराहट वैसी ही ज़्यादा थी। कभी इनको भी साथ लिया, मुझसे मिलवाने, सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं तुमने अब तक, उन्होंने शिकवा किया है। बस जब आपसे मिलती हो तो अपना आप भी बच्चा लगने लगता है। आप यतीम खाने की मुंतजिम थी और 3 साल वहाँ मेरा ख्याल रखा था। आपने आपके साथ बैठ के पुरानी बातें याद करने का दिल करता है। मिसेस मारिया बात मोड़ी। खुश रहो, जीती रहो। उन्होंने गहरी सांस ली। जो बच्चे छोड़ जाते हैं
यतीम खाना वो कभी वापस नहीं आते, मगर जिस तरह तुम वापस आ जाती हो, पैसे भेजती रहती हो, दिल बहुत खुश होता है। शरबत से भरा गिलास दोनों के दरमियान छुआ रखा था। तानिया ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था, बस नजरें उनके बीमार ज़्यादा चेहरे पर जमाए रखी थी। मिसेस मारिया, आपको कभी नहीं हो सका कि मुझे वहाँ कौन छोड़ के आया था? ये मामा मैं भी कभी हाल नहीं कर सकी। रात को चर्च बंद होता था, सुबह जो पहला बंदा इधर गया उसको तुम वहीं मिली थी। मुझे वो सब याद है। वो इतवार का दिन था, आप इबादत के लिए जल्दी आ गई थी और मुझे रोक के कुछ पूछा था आपने। फिर मैंने तुम्हें यतीम खाने ले आई और वहीं पुलिस भी बुलाई, मगर कोई भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं ढूंढ सका। तुम्हारे कपड़े अजीब से थे, फटे पुराने मैले कुचैले। तुम्हें मैंने नए कपड़े दिए, तुम्हें तैयार किया, और वो याद करके ज़रा जोर से बोली जा रही थी कि तारीख एकदम बोल पड़ी, मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं मिसेस मारिया। मिसेस मारिया रुकी, मुंह खोल गया। बेयकीनी से तालिया को देखा, जिसकी आने के पीछे छुपी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। वो खुशी से बता रही थी, एक वेबसाइट गुमशुदा बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाती है। मैंने अपने बचपन की तस्वीर डाली तो एक जोड़े ने मुझसे रब्ता किया। वो माले हैं मगर अमेरिका में रहते हैं। मैंने इनको अपनी DNA रिपोर्ट भेजी तो वो मैच कर गई। अब मैं अमेरिका जा रही हूँ। वो तालिया वो खुशगवार सी गर्मजोशी से इनका हाथ दबाने लगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये तो अनहोनी होगी, मगर इस वक्त वो क्यों नहीं आए थे तुम्हें क्लेम करने? उनकी मजबूरियों की लंबी दास्तान। वो कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन वो ठहरी। आवाज़ राजदाना सरगोशी में बदली और आगे को झुकी। उन्होंने $20,000 का इनाम देने का वादा किया है मेरे केयर टेकर को। मेरी लाहौर वाली फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी। मैं नहीं चाहती ये इनाम उनको मिले, मैं चाहती हूँ ये यतीम खाने के लोगों को मिले, यानी आपको मिले। स्काम आर्टिस्ट ने पहला पत्ता फेंका। $20,000? उसकी आंखें खुली। जी मिसेस मारिया, वो बहुत अमीर लोग हैं, मेरे बाद इनकी औलाद नहीं हुआ। खुशी में कर रही हैं सब, मगर एक मसला है। क्या? उनकी सांस अटकी। वो चाहते हैं कि मैं ये साबित करके दूँ कि आप वाकई मुझे चर्च में मिली थी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी रकम देने से पहले उनको गारंटी चाहिए कि आप वाकई मेरी केयर टेकर थी या नहीं। मैं कैसे साबित करूँ? बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई और मारे जिस बात की इनके हाथ पकड़ लिए थे। आप कोई निशानी बता सकती हैं, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको मालूम हो सकती हो? असल में उसने लहजे को सरसरी बनाया। निगाहें एक लम्हे को भी खातून के चेहरे से नहीं हटाई थी। कल मैं मॉल में एक ब्रेसलेट देख रही थी, मुझे याद है कि चर्च का मंजर। मेरी याददाश्त अच्छी है काफ़ी। चर्च से लेकर अब तक सब याद है मुझे। पहले ये बात मुझे अहम नहीं लगती थी, मगर कल अपने माँ बाप के मिलने के बाद मुझे याद है कि मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था जिस पर सोने की एक चाबी बनी थी। सिर्फ पहले मंजर में मुझे वो याद है, फिर वो पता नहीं कहाँ गया। अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें तो। वो बिना बल्कि जबकि मिसेस मारिया को देख रही थी, जिसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो चुप कर गई। चलिए, अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने वालिदैन को यतीम खाने वाले कासिम साहब का नाम दे देती हूँ ताकि वो उठने लगे तो उन्होंने जल्दी से उसका था। ये नहीं नहीं, कासिम ने क्या किया तुम्हारे लिए? मुझे याद है, मैं बताती हूँ। उन्होंने हड़बड़ा के उसे रोका। तुम्हारे हाथ में एक ब्रेसलेट था, असल में वो चाबी थी जिसकी सुनहरी चेन को तुमने कलाई में पहन रखा था। मैंने वो तुम्हारे हाथ से उतारी तो वो एकदम टूट गई। मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, मगर उसके दो टुकड़े हो गए, सिक्का अलग हो गया और ब्रेसलेट पे डली सी रह गई। मुझे तुम्हारे निगहदाश्त करनी थी, तुम्हारे यतीमखाने में जगह बनानी थी। फ़र्ज़ नहीं थे, मैं क्या करती? तालिया, इट्स ओके। तालिया ने नरमी से इनके घुटने पर रखा। आपने वो चुरा लिया क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। फिर उसने सेलफोन की स्क्रीन सामने की। क्या वो ऐसा था? उन्होंने गौर से स्क्रीन को देखा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वही ऐसा ही डिज़ाइन था। इतने साल हो गए, आप ज़्यादा जवाब देने लगे। आई एम सॉरी, मगर मेरी मजबूरी थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा एक रिश्ता सुनार था, मैंने वो उसको भेज दिया। वो अजीब सी चीज़ थी, मुझे उससे खौफ आता था, मगर इसके जाने के बाद तुम चुप हो गई। बिल्कुल। तालिया ने बेख्तियार सोफे की गद्दी मुट्ठी में भींच दी। उसका सांस अटक गया। इसके बाद चुप हुई। मगर आप लोग तो कहते थे कि मैं हमेशा से चुप थी, मुझे कुछ याद नहीं था। नहीं, पहले चंद मिनट जब तक तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट था तुमने कुछ बातें की थी। वो तुम्हारे हाथ में चमकती थी जैसे इससे रोशनी निकलती हो। मैंने इसे तुम्हारी कलाई से उतारा तो वो बुझ गया और चाबी दो टुकड़े हो गई। मुझे इससे खौफ आया था। तालिया, मैंने क्या बातें की थी? उसने रंधे गले से पूछा था। सही अल्फाज याद नहीं, इतने साल बीत गए। अब तो तालिया, मगर इतना याद है कि तुमने कहा था कि गांव वाले मुसीबत में है, तुम इनके लिए मदद लेने आई हो, वरना सब मर जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हें इन सबको बचाना है। मैंने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुमने कहा ये मेरे पापा ने मुझे दी है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा तो तुमने कहा तालिया बिनते मुराद, लेकिन जब मैंने वो ब्रेसलेट उतारा तो तुम खामोश होगी, जैसे तुम्हें सब भूल गया हो। तालिया की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर अब की बार वो असली आंसू थे और कुछ और मुझे याद नहीं। क्या हुआ? ये काफ़ी होगा तुम्हारे माँ बाप को यकीन दिलाने के लिए हूँ। वो चौंकी, फिर अपनी कवर स्टोरी याद आई तो ज़बरदस्त से मुस्कुराई। मैं इनको बता दूँगी, अब मैं चलती हूँ। वो खड़ी होगी। इनाम की रकम कब तक मिलेगी? बेकरारी से उसके साथ खड़ी है। वो बदिक्कत मुस्कुरा कर उनको तसल्ली दिलाने लगी। रात इस पोश इलाके पर अपने पर फैलाई उतरी तो हाल में से ऊंचे आलिशान घर के बैरूनी बत्ती जगमगाती दिखाई देने लगी। लाइटमैन बटन दे रहा था।
सिर्फ बड़ी सी टीवी स्क्रीन चमक रही थी जिसके सामने वो दोनों सोफे पर बैठी थी। दाता ने स्याह खुला लिबास पहन रखा था और टांगों की कैंची बना रखी थी। गोद में पॉपकॉर्न का प्याला था जिसमें बुने हुए ताज़ा खस्ता पॉपकॉर्न निकाल निकाल के मुंह में डाल रही थी। नज़र स्क्रीन पर जमी थी जहाँ एक माली गेम शो चल रहा था। एक फैमिली कार जीतने वाली थी और दातन की सांस रुक रुक के आ रही थी। साथ पैर ऊपर करके बैठी तालिया दूर खला में घूर रही थी, गुमसुम किसी और में ध्यान में। सियाह बाल हेयर बैंड लगा कर पीछे का रखे थे और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उंगली पे मकसद सी सोफे के हाथ पर बने डिज़ाइन पर फेर रही थी। आखिरी राउंड, उफ अल्लाह। दातन जरा को आगे हुई चाबी मेरी थी। दातन वो मेरे माँ बाप ने बनाई थी। दातन चौकी और गर्दन उसकी तरफ फेर दी। उसी तरह सोफे के डिज़ाइन पर उंगली फेरी बेखुदी से बोले जा रही थी। इसे आंखों में ज़माने पर की तासी थी। मैं आज मिसेस मारी से मिलने गई थी। अल्फाज उसके लबों से बहते जा रहे थे गोया मकई के दाने हों जो इद्दत मिलने पर चटक रही हों, और वो कही जा रही थी। दातन भुट्टे की हुस्ता खुशबू से तहक सी गई। उसके माथे पर बल पड़ के आंखों में गुस्सा भर आया। इससे उसने तुम्हारा ब्रेसलेट बेच दिया। उफ उफ, खबरदार, जो आइंदा तुमने मिसेस मारी की तुम्हारा मदद की। क्यों? क्योंकि वह एक बददयानत चोर है। और मैं क्या हूँ? उसने सादगी से दातन को देखा तो वो नाक सिकोड़ के रह गई। इस औरत ने 3 साल मेरा ख्याल रखा जब मुझे कोई और लेने नहीं है। मुझे इन पर थोड़ा गुस्सा आया था, मगर मुझे इनसे गिला करने का कोई हक नहीं है। खैर, अब क्या करना है? तुम ब्रेसलेट तैयार करो, मैं सिक्के को तंगू कमल के लाकर से चोरी करती हूँ। कल जब मेहमानों का रश होगा तो मैं मौका दे के स्टडी में चली जाऊँगी। क्या तुम वो चाबी सिर्फ पैसों के लिए चलाना चाहती हो तालिया? तालिया ने गहरी सांस ली, दातन को देखा और मुट्ठी भर के प्याले से पॉपकॉर्न उठाए। जब तक मुझे ये याद नहीं आया था कि वो मेरी चाबी है, मैं इसे दौलत के लिए ही चुराना चाहती थी। मगर अब उसने स्क्रीन को देखते हुए पॉपकॉर्न फेंके और बंद होठ हिलाते हुए चबाने लगी। लम्हे भर को लॉन्च में सन्नाटा छा गया। दातन उसके चेहरे को देख रही थी जो टीवी स्क्रीन की नीली रोशनी में धपक रहा था। मगर अब शायद मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सब मालूम हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप, तुम इनसे नहीं मिलना चाहती? वो गाँव वाले जिनका तुमने जिक्र किया था? सच कहूँ तो नहीं दातन, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में खुश हूँ। मुझे इनसे नहीं मिलता और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो देखें कि मैं क्या बन गई। तलखी से मुस्कुराकर स्क्रीन को देखने लगी। उसका जहन कहीं और था। मिसेस मारी की आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। तुमने कहा था गाँव वाले मुसीबत में है, तुम उनके लिए मदद लेने आई हो, वरना सब मर जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हें सबको बचाना होगा। मगर उसने सर झटका। मुझे किसी को नहीं बचाना, मुझे किसी की मदद नहीं करनी। अब तो सब मर खप गए होंगे। मुझे सिर्फ चाबी को अच्छे दामों बेचना है। तारीखी नवारदात महंगे दामों बिक जाते हैं। मेरे ख्वाब एक जजीरे पर एक ऊंचा महल, मुझे बस यही सोचना है। वैसे कल कौन आ रहा है तंगू कमर के घर? दातन की बात को उसने गहरी सोच से निकाला। पता नहीं, उसने शानिश कहा। जब बड़े लोग बड़े लोगों के घरों में आते हैं तो वो हम छोटे लोगों को तफसीलात नहीं बताते, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मगर दातन जवाब सुने बिना स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। फैमिली आखिरी राउंड में थी, घर जीतने के बहुत करीब। सुबह से तंगू कमर के घर की सफाई और तैयारियों का ऐसा समा बंधा था कि चंद एक बार तो तालिया ने बटलर को रोक के पूछना चाहा कि आखिर कौन आ रहा है, मगर फिर इरादा बदल दिया। कौन सा? वो बता देगा। हुआ मिसिस शेला कामर मसले पर पहुंचे। उसे किचन में एक चीज़ अपनी निगरानी में तैयार करवाई थी। बारीक हील पहने वो पांडों को पार्लर से सेट करवा कर बेहद खुश और नर्वस नजर आई थी। मगर जब उन्होंने तालिया और तस्नीम को खाना लाने की तरतीब की हदायत देना शुरू की तो तालिया के अब्रू हैरत से इकट्ठे हुए। 25 मिनट से 25 मिनट के लिए वो लोग आ रहे हैं क्या? मिसिस कामर ने उसे यूं देखा गोया उसकी अकल पर अफसोस किया। हाँ तालिया, 25 मिनट भी बहुत हैं। और नाक से मक्खी उड़ाती आगे बढ़ गई। तस्नीम में कंधे झुका दी। किसी मुलाजमा को अंदाज़ा ना था कि मेहमान कौन थे। बस बटलर काम के दौरान इतना बताया था कि सर के क्लास फेलो और उनकी बेगम। तस्नीम ने बटलर के आगे बढ़ते ही उसके कानों में सरगोशी की। कामर साहब के क्लास फेलो हैं तो अच्छे खासे बूढ़े होंगे। आखिर एक बूढ़े और बुढ़िया के आने पर इतना हंगामा करने की ज़रूरत ही क्या थी? तालिया ने भी इख्तियार हासिल। फिर उसके जाने के बाद उसने अपना एप्रन पे सामने रखा हाथ नकली जेवरात की मौजूदगी की तस्दीक की जो पोटली की सूरत में बेल्ट के साथ उसकी कमर से बंधे थे। लाकर खोल के जेवरात अदब करने के लिए 25 मिनट भी काफ़ी थे। शाम ढल गई और घर पर अंधेरा छाने लगा। माले घर भी कराची के बंगलों जैसे थे, वैसे ही लान पोश ड्राइवे और सामने गेट, ऊंची 4 दीवारें। किचन की खिड़की से लान नजर आता था। रोहान तंगो कावल अपनी बीवी बच्चों समेत सब कब से इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तैली मनक से खड़ी सलाद प्लेट में सजा रही थी जब वो बाहर पर रौनक सा शोर मचा। तस्नीम और नूर साथ ही मुलाजमाएँ लपक के खिड़की में जा खड़ी हुई। गाड़ियों के अंदर आने और दरवाज़ों के खुलने बंदने की आवाज़ों के साथ दुआ आसमान भी गूंजा था। तालियां मुड़े मज़े से सलाद के कतले डिश में सजाती गई। ओ खुदाया, ओह क्या तुमने इन्हें देखा? खिड़की से बाहर झाँकते तस्नीम ने मेहमानों को गाड़ी से उतरते देखा तो मारे जोश के उसके मुंह पर हाथ रखा। नूर बाकायदा ऊपर नीचे उछले, फिर दांतों में उंगलियां दबा ली। उफ, ये तो मुझे यकीन नहीं यार, उन्होंने ग्रे सूट पहन रखा है और वो उनकी वाइफ को देखो, उसने सुबह यही ड्रेस माने शो के इंटरव्यू में पहना हुआ था। उफ, इन दोनों के चेहरे सुर्ख पड़ रहे थे।
तमतमा रहे थे और वह कभी मुंह पर हाथ रखते, कभी एक दूसरे का हाथ मारे जोश से पकड़ते। तालिया ने गर्दन उठाकर एक नजर देखो तो अखा और अफसोस से झटका खाया। ये बेचारी मुलाजमाएँ अमीर और मशहूर लोग देखने का मौका कहाँ मिलता होगा, इनको इनका ऐसा जज्बाती होना बनता है। उसने सलाद की डिश रखी और तसल्ली से हाथ रुमाल से पहुँचती आगे आई। इन दोनों के करीब रुकी और बाहर झाँका। कार से चंद अफराद के हमरा वो दोनों मियाँ बीवी कार से उतर चुके थे और मेज़बानों से मिल रहे थे। ग्रे सूट वाला आदमी दराज का तो दुबला पतला था, फिट और स्मार्ट। मिसेस कामत से हाथ मिलाते हुए उसकी पूछ तालिया की तरफ थी। फिर वो पलटा तो तंगू कामल के बेटे अली के करीब ठहरा। अली ने उसका हाथ थामा और चूम के आंखों से कहा। ये माली लोगों का बड़ों से मिलने का तरीका था। और तब तालिया ने इस आदमी का चेहरा देखा। हाँ, उसने बेख्तियार होठों पर हाथ रखा। आंखें शौक से फैल गई, सांस अटक अटक गई और रंगत गुलाबी पड़ने लगी। ओ गॉड, ओ गॉड! उसने बेयकीनी से नूर और तस्नीम को देखा, जो इतनी ही बेयकीनी और खुशी से उसे देख रही थी। वो शख्स मुस्कुरा के बच्चे का सर थपक रहा था, फिर चेहरा कामर साहब की तरफ मोड़ के कुछ कहने लगा और इधर तालिया मुराद खिड़की में हक्का पक्का सी खड़ी थी। उन्होंने उसका कंधा लाया। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तालिया फिर वो चौंकी, फिर एप्लन की जेब से फ़ोन निकाल कर बगैर देखे कान से लगाए निगाहें वहीं पर जमी थी। दूसरा हाथ अभी तक होंठों पर था। ओफ, ब्रेसलेट का पता चल गया तालिया, और तुम यकीन नहीं करोगी कि वो किसके पास है। वो जो उसे बताई थी, मेरी उस शख्स से बात हुई है जिसने आखिरी दफ़ा इसे बेचा। उससे एक आदमी ने ख़रीदा था। वो ब्रेसलेट अपनी बहन की सालगिरह के लिए। वो जानती हो उसकी बहन किसकी बीवी है? शायद मैं वो जानती हूँ। वो नज़रें बाहर टकाई बेखुदी से कह रही थी। पोर्च में खड़ा अली बिन कामिल की तरफ इशारा करके उसके बाप से कुछ पूछ रहा था। शायद बच्चे की तारीफ कर रहा था। वो दराज करता कसरती जिस्म वाला, बेहद फिट और तेज चलने वाला। नहीं, तुम नहीं जानती। उसकी बहन का शोहर इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। उसकी रंगत साफ थी, बेहद साफ में कुछ चीनी थी, मगर बहुत पुरकशिश। वजीहा चेहरा, चमकती हुई खूबसूरत आंखें। और तंगू कमर की बात में मुस्कुराया था। बारिश नेशनल का होने वाला नया सदर। उसके बाल सियाह थे और वो नफासत से ब्रश करके पीछे का रखे थे। कानों के ऊपर से वो सफ़ेद थे, जो उसके चेहरे की नरमी और वक़ार में इजाफा करते थे। वो 48 वर्ष का था, मगर अपनी फिटनेस और जवान नज़र आते चेहरे के बायस उम्र से 10-15 वर्ष कम दिखाई देता था। हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म वान फाते रमीज़ल उसके घर है। तुम्हारा ब्रेसलेट। तालिया बेयकीन सी तालिया हनूस बाहर नज़र जमाई खड़ी थी। इन दोनों मुलाजमाएं बाहर भाग चुकी थी। और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि दातन के वान फाते बिन रमीज़ल इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, तो क्या तुम यकीन करोगी? वो बेखुदी के आलम में कह रही थी। दूसरी तरफ दातन ने गहरी सांस भरी। तालिया, मैं जानती हूँ कि उसका नाम सुनकर तुम सदमे और फ़ैन मोमेंट की मिली जुली कैफियत में हो, इसलिए कोई बात नहीं। ठंडा पानी पियो, फिर लाकर की तरफ जाओ। ब्रेसलेट का अभी ना सोचो। उसके अल्फाज ने कोई बुलबुला सा फाड़ दिया। ताली के माथे पर बड़े पड़े। चुप करो मोटी काली मुर्गी। वो चल के बोली और फ़ोन बंद करके जेब में रखा। फिर खिड़की से बाहर जाकर तो पोर्च अब खाली थे। यकीनन मेहमानों को लेकर मेज़बान अंदर ड्राइंग रूम में चले गए थे। उसने बेकरारी से किचन के दरवाजे को देखा। सब मुलाजिम मेहमानों के आगे पीछे भाग चुके थे। वो जाए या ना जाए। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए फ़ैन मूवमेंट से निकलने की कोशिश की। कंधे उचकाए और सीने पर बाजू लपेट कर वहीं काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हुई। मैं नहीं जाऊँगी। मैं कोई बाकी लोगों की तरफ आते बिना मिलसे की इतनी बड़ी फ़ैन थोड़ी हूँ जो अपने ज़ाती वक़ार और एतमादी के ऊपर से पुश डालकर छोटे लोगों की तरह सेलिब्रिटी के आगे पीछे भागती फिरूँ। वो इसी तरह कड़ाह के खड़ी रही। चंद सांसें ली, फिर एकदम बाजू नीचे करा और बाहर को भागी। मट्टी डाला पुकारो एतमाद। वो फाते रामिंसल उफ दी फाते रामिंसल तेज़ से दौड़ते वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आए। चेहरा खामोशी से गुलाबी सा तमतमाने लगा। मुलाजमाएं वहाँ पहले से खड़ी पुरजोशी सरगोशियाँ कर रही थी। वह धड़कते दिल के साथ इनके पास आ रुकी। दरवाज़ा खुला था, मगर यहाँ से सिर्फ कामत साहब और मिसेस कामिल बैठे नजर रहे थे। मेहमान नहीं। तभी बटलर बाहर निकला। उस खलीजे में तालिया को मुखातिब किया। जूस तुम सर्व करोगी? जल्दी। उसकी रंगत मज़ीद गुलाबी पड़ गई। जड़ सरों लाए किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी ट्रे लगाई और ड्राइंग रूम तक आई। दरवाजे पर लगे बेसवीं आईने में अपना अक्स देखा। साइड की मांग निकाल कर बालों को कस के जोड़े में बांधे वो सरमई सफ़ेद यूनिफॉर्म में मरबूस थी। चेहरा धुला धलाई और आंखें सब थी। वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। उफ, खैर है। उसने सर झटका अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में तेज़ एसी चल रहे थे, मगर उसके हाथों में पसीना आया था। ठंडे माहौल को ज़्यादा लैंप्स की रोशनी ने मज़ीद में सुरकुन कर दिया था। प्रोफेसर बना रखा था। मेज़बान जोड़े के अलावा मेहमान जोड़ा और 3 अफराद बैठे थे। फाते रमीज़ा सामने वाले सोफे में मौजूद था, टांग पर टांग जमाए, एक बाजू सोफे की पुष्प पे फैलाई। वो मत्थम मुस्कुराहट के साथ चेहरा ज़रा मोड़े कामत साहब की बात सुन रहा था। बराबर में उसकी बीवी बैठी थी। उसके बाल भूरे सुर्ख पर डाई थे और हाफ बांध रखे थे। बिल्कुल स्पॉट चेहरा लिए हुए थी। आंखें बेजान थी। वो दोनों ट्रे उठाए आती मुलाजमा की तरफ मुतवज्जो नहीं थे। तालिया बारी बारी सबके पास रुक के जूस पेश करने लगी। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जज्बाती से मिसेस कामत ने अपने शोहर की बात टोकते हुए मुस्कुरा के कहा। मगर मान फाते रामेज़ल और मिसेस रामेज़ल, आप दोनों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने हमारे घर को रौनक बख्श की।
माई प्लेयर और भारी मुस्कुराती आवाज़ में बोला था। तालिया की उसकी तरफ पूछती, ये आवाज़, ये शख्स, यही था इसके ख्वाब में। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। उसने सर झुक कर अगले साहब के सामने ट्रे की। क्या ये दुरुस्त है सर कि आप इस्तीफ़ा दे रही हैं और वापस अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। कामर साहब के सवाल पर तमाम नज़रें फ़ातिह रमीज़ा की जानिब उठी थी। वो जवाबन खंकारा, देखो तंगो कमर, बात यह है कि फ़ातिह बिन रमीज़ा जैसे इंसान जो 2 दफ़ा अमेरिका में स्टेट अथॉरिटी का इलेक्शन लड़े मुंतखब हुआ था, लड़की मुंतखब हुआ था, जिसके ज़माने में स्टेट अटॉर्नी ऑफिसर में प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड मिसाली रहा था, और जो 15 साल पहले अमेरिका छोड़ के, अमेरिकी शहरियत छोड़ के सिर्फ माली कौम के लिए वापस आया था। इस कौम को इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अगर बारिस पार्टी का सदर मुंतखब होने के लिए और फंड्स हासिल करने के लिए बादशाह के महल में हर रोज़ माथा टेकना पड़े, जैसे वो वज़ी अजीम बुद्धा हुआ और मैं एक पुजारी, तो नहीं, फ़ातिह ये नहीं करेगा। मुझसे ये मुनाफ़िक़त नहीं होती, क्योंकि हमारे बादशाह और हमारे वज़ीर आज़म दोनों को इस वक्त जेल में होना चाहिए। हाँ, मैं जेल में इन दोनों को हर हफ्ते विज़िट करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे कहका पड़ा था, मगर फ़ातिह रमीज़ा ने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सोचते हुए स्मार्ट चेहरा बनाए अब बड़े सोफ़े में तक आ रुकी थी। फ़ातिह रमीज़ा की एक तरफ से झुककर ट्रे पेश की, कपकपाती पलकें उठाकर उसका चेहरा देखा। वह तंगू कामल को देख रहा था, मुस्कुरा के, एक शान बेनियाज़ी से। तालिया खड़ी रही तो मिसेस फ़ातिह ने एक नज़र उसे देख कर आसे नबी का इशारा किया। वो ये जूस नहीं पीते। तालिया आगे बढ़ गई, दिल बुझ सा गया। बाहर जाकर वो वहीं दरवाजे की ओर में ठहरी। मिसेस कामिल कहती, लेकिन आप एक मेंबर पार्लियामेंट है सर, क्या आप वाकई इस्तीफ़ा दे रहे हैं? तंगू शीला वो हर एक को उसके फर्स्ट नेम से पुकार रहा था। मैं सियासत में ताकत या दौलत हासिल करने नहीं आया था। फ़ातिह बिन रमीज़ा एक ड्रीमर है, एक विजनरी, जो एक बेहतर मलेशिया का ख्वाब देखता है। मगर माली कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी रूलिंग पार्टी इतनी भारी अक्सरियत से मुंतखब होती आ रही है कि पार्लियामेंट में इसकी कोई अपोजिशन ही नहीं रहेगी। कोई भी जमहूरी गवर्नमेंट तब तक सही काम नहीं कर सकती जब तक कि उसके खिलाफ अपोजिशन ना हो। ज़िंदगी के हर मुकाम पर हम मुखालफत होती है, जो हमसे हमारी इस्लाह करवाती है और हम बेहतर काम करते हैं। अगर बारिस पार्टी एक अच्छी अपोजिशन नहीं बनाना चाहती, अगर पार्लियामेंट खुद को मजबूत नहीं करती, तो इखलाकी तौर पर पार्टी सदर बनने या मेंबर पार्लियामेंट बनने का कोई जवाज़ नहीं रह जाता। बाहर खड़ी ताली मुस्कुरा दी। उसने फिर से इस्तीफे का जवाब नहीं दिया। आह सियासतदान! दफ्तर में उसने घड़ी देखी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट रहते हैं एक बेकरार नज़र ड्राइंग रूम पर डालकर वो चुपके से वहाँ से खिसक गया। स्टडी की बत्ती उसने नहीं जलाई। पेन से टॉर्च जलाकर आगे लाकर के सामने पंजों के बल बैठी हुई लाकर पर गोल गोल चक्कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी। चंद एक क्लिक हुए, फिर दरवाज़ा खट से खुल गया। उसने पोटली निकाली और लाकर के जेवरात के डब्बे बाहर निकालने लगे। एकदम वो ठटकी, इधर उधर हाथ मारा। सिक्के वाला बॉक्स गायब था। ओह नो! तालिया ने परेशानी से सारा लाकर निकाल दिया, मगर वो वहाँ नहीं थी। उसने बेबसी पूरे गुस्से से जेवरात को दर-बदर किया, लाकर बंद किया और असल जेवरात यूनिफॉर्म में छुपाए बाहर निकल आई। अब कि उसने नूर और तस्नीम को खाना सर्व करने दिया और ख़ुद कान लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। बटलर ने घूरा भी, मगर उसने चेहरे पर मुस्किन तालिका के पलकें चिपकाई तो वह हनकारा भर के आगे बढ़ गया। अंदर गुफ्तगू का रुख मलेशियन पार्लियामेंट में ज़ेर बहस तौहीन रसालत बिल की तरफ मुड़ गया। फ़ातिह रमीज़ा के साथ अफराद इस बारे में ज़्यादा ख्याल करते थे। मेरा ख्याल है 3 साल की कैद या भारी जुर्माने वाली सज़ा किसी भी दीन की तौहीन करने पर दुरुस्त है। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें तरमीम होनी चाहिए और इसको सज़ाए मौत में तब्दील हो जाना चाहिए, ताकि मसाले सेट की जा सके। मिसेस कामिल और दूसरे अफराद बारी बारी अपनी राय दे रहे थे। तालिया ने कान मज़ीद ज़ोर से दरवाजे के साथ लगाए। उसे काफ़ी देर से फ़ातिह रमीज़ा की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। आपका क्या ख्याल है सर? तालिया ने पर्दे की ओर से झाँका। वो निगाहें कामिल साहब पर जमाए मुस्कुराया था, फिर गहरी सांस ली। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, पदिस था और मुझे बहुत पसंद था, मगर मेरे वालिद को बहुत बुरा लगता था। उनका ख्याल था कि वो मुझे बिगाड़ देगा। वो उसकी इज़्ज़त नहीं करते थे, बावजूद इसके कि वो उससे कभी नहीं मिले थे। मैं हर रोज़ उससे बहस करता था कि मैं उसकी दोस्ती से नहीं बिगड़ूंगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो कह रहा था अपनी ठंडी, भारी और पुरसुकून आवाज़ में, और सब सुन रहे थे। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद साहब जब उसे जानते ही नहीं थे तो वो इसकी इज़्ज़त कैसे करेंगे। तब मैंने उनको अपने दोस्त की खूबियों के बारे में बताना शुरू किया। तंगो कामिल, मैंने उन्हें बताया कि इंसान एक मुकम्मल पैकेज होता है, उसमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी। अगर हम किसी को उसके वीकेस्ट लिंक से जज करते हैं तो हम बहुत बुरे जज बन जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ और अच्छाइयाँ थी। इनके गुस्ताख को हर वो सज़ा मिलनी चाहिए जो शरिया ने मुकर्रर कर रखी है। उलमा को इसके बारे में खुल के बोलना चाहिए और माले पार्लियामेंट को प्रॉपर कानून साजी करनी चाहिए, और जो भी सज़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो दी जाए। मसाले सेट की जाए। लेकिन बरुका ताले ने गर्दन मजीद ऊपर की। वो इन्हीं पुरसुकून आंखों से उनके चेहरे को देख रही थी। लेकिन कोई भी ईवल सिर्फ सज़ा देने से ख़त्म नहीं हो सकता। ये दुनिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से रिस्पेक्ट तब करेगी जब हम इनको बताएंगे कि वो कौन थे। सज़ा देना, चीखना चलाना आसान है, ये जल्दी हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल काम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ज़िंदगियों से मुश्किल
फुर्सत से वक्त निकालना और अपनी तवानाई को दुनिया तक उनकी असल शख्सियत सामने लाने के लिए खर्च करना, इसमें मेहनत लगती है। मुसलमान बच्चे इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि हमारे बच्चों को खुद मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। वो दूसरों को क्या बताएंगे। तौहीन इसीलिए होती है क्योंकि हम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहे। हमें दुनिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना था, इनके किस्से सुनाने थे। बुनियादी तौर पर वो दो किस्म के लोग तौहीन करते हैं, एक वो जो लाइल्म है और जो शर अंगेज़ हैं और जान के ऐसा करते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी जॉब करना शुरू करेंगे, अंधेरे में दिए जलाने लगेंगे, तो लाइल्म लोग हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ होंगे और जो शर अंगेज़ हैं, शर अंगेज़ के ख़िलाफ़ हमारी ढाल बन जाएंगे। सज़ाए लाजमी दे, मगर मेरी कौम को खुद भी इस फितने को कम करने के लिए तवानाई खर्च करनी पड़ेगी। मैं जिस मलेशिया का ख्वाब देखता हूँ ना, वहाँ हमारे माले कौम को मीडिया के ज़हनी शिकंजे से निकाल कर अपनी सोच को आज़ाद करना सीखना होगा। आप ख्वाबों पर यकीन रखते हैं वान फातिमा, मिसेस शैला कदर नर्वस सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मतलब हमारे बुरे ख्वाबों पे, जैसे मेरी दोस्त ने मेरे बारे में ख्वाब देखा था। तानिया ने बेख्तियार दिल को थाम लिया। दंगो कमल ने आंखों में अपनी बीवी को टोका। ये मुनासिब मौका नहीं है, मगर फातिर रमीज़ा के आने की खुशी और अपनी परेशानी में घिरी कहती कि उसने देखा कि मेरे हाथों में चावल हैं जो एकदम राख बन जाते हैं। आप दूसरी किस्म के ख्वाब देखते हैं, मगर ऐसे ख्वाबों का क्या मतलब हो सकता है। ताली की गर्दन के बाल तक खड़े हो गए, कान मजीद दरवाजे तक गए। ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। फिर फातिर ने गहरी सांस लेकर कंदिश गए। ख्वाबों में हर चीज़ सलामती होती है, इसका वो मतलब नहीं होता जो नज़र आता है। क्या आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्को है। तंगो शेला मेज़बान मियाँ बीवी सुन रहे गए, एक दूसरे को देखा। फिर फातिर को, जी मगर हमें खुद चंद दिन पहले मालूम हुआ है, तो आपको कैसे। चावल फर्टिलिटी की अलामत होते हैं। ऐसा ख्वाब इसलिए आ सकते हैं ताकि आप एहतियात करें या फिर किसी मुतवक्को हादसे के लिए तैयार रहें। इसकी बात में ऐसी ठंडक थी कि मिसेस कामर की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। दरवाजे से लगी ताली भी शल खड़ी होगी। फातिर की बीवी ने बेख्तियार तादीबी नज़रों से उसे घूरा, जैसे कह रही हो कि ऐसी बात इतने आम अंदाज में नहीं कहनी चाहिए। मगर वो किसी भी जज्बाती मन से आ रही ठंडा पुरसुकून सा बैठा था। असराए रामीज़ा पहली दफ़ा बोली, काश हमें भी आरियाना को खोने से पहले कोई ख्वाब आ जाता तो हम इस रोज़ लिफ्ट पर ना आ जाते। उसके लहजे में तल्खी थी। आरियाना, अच्छा, उनकी बेटी जो कई साल पहले खो गई थी। तालिया को उनके इंटरव्यू में कई दफ़ा की दोहराई गई बात याद आई। उसने अंदर झाँका। फातिर रमीज़ा का चेहरा सामने नजर आ रहा था। उस पर कोई तासुर नहीं उभरा था। वही ठंडा मुस्कुराता वजीहा चेहरा, मगर वो इतराफ़न सर हिला के बोला था, हाँ वो बहुत कड़ा वक्त था। खैर, उसने कंधे झुका के गहरी सांस ली। बटलर ने उसके सर की पुष्प पर चपत लगाई तो वो चौंकी। तुम्हारा किचन में काम पड़ा है, अंदर जाओ। उसने हुक्म सादर किया तो वो मुंह बना के आगे बढ़ गई। काम क्या खाक करने थे। वो किचन के दरवाजे में खड़ी होगी। चंद मिनट गुजरे और आवाज़ें आने लगी। वो वहीं जमी रही। वो लोग अब राहदारी में आ चुके थे और बाहर जा रहे थे, मगर किसी वजह से ठहर गए। ताली ने सर निकाल के देखा तो बर्फ़ का बुत बन गई। अली बिन कामिल अपने मेहमान को तोहफा पेश कर रहा था और वो तोहफा ताली के साथ सटकने लगी। वही शीशे का बॉक्स था जिसमें सुनहरी सिक्का रखा था। फातिर ने मुस्कुरा के बच्चे से बॉक्स लिया। अली कामल अब इससे मुंसलिक कोई कहानी सुना था, मगर फातिर रमीज़ा ने बॉक्स खोला, सिक्का निकाल के ऊपर उठा के देखा। दोनों तरफ पलटाए। वैसे ही ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में एक तरफ नसीर मन अल दुनिया व दैन लिखा हुआ है, मगर आई लाइक इट। सच्चाई से तबसरा किया तो मेज़बान एकदम शर्मिंदा हो गए। मगर वो आदमी इतना बेपरवाह, इतना बेनियाज था कि उसे इनके तासरात से फ़र्क नहीं पड़ता था और उसकी बात को कोई बुरा नहीं मानता था, ना मान सकता था। वो मालिकुम का बहुत महबूब था। एक ही फिक्रे पे उसने ईमानदारी से पसंदीदी का इजहार भी कर दिया। फिर ज़रा ठहरा। असरा, ये तुम्हारे ब्रेसलेट की तरह नहीं लगता जो तुम्हें ऐश ने दिया था, है ना। मुस्कुरा के कहते उसने बॉक्स पीछे खड़े अपने बॉडी मैन की तरफ बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। सब उसके आगे पीछे चलते बाहर निकल गए और तेज़ तेज़ चलता था और हर शख्स उसके कदम से कदम मिलाने का ख्वाहिशमंद था। बॉडी मैन ने सिक्के की डबिया जेब में डालते हुए बाहर निकलने से कबल एक दफ़ा मुड़ के यूं ही पीछे देखा था। अलंकार चौकर पर हक्का पक्का खड़ी लड़की पर पड़ी तो वो लम्हे भर को ठहरा। उसकी सब आंखों को देखा जो कि इस डबिए जेब में डालते हाथों को देख रही थी। बस लम्हे भर का असर था, फिर वो आगे बढ़ गया और वो नडहाल सी चौखट से लगी खड़ी रह गई। सिम्बल्स घर में दाखिल होते ही इसने बैग की एक तरफ बैंक और जूते उतार के दूसरी तरफ उछाले। दातन जो लैपटॉप और कागज़ फैलाए सोफे पर बैठी थी, उसे आते देखकर तेज़ी से उठी। एक विक्रमंद नज़र उसकी बेरंग परेशान चेहरे पर डाली। तुमने रास्ते से फ़ोन करके इतनी तेज़ी से सब बताया कि मुझे वो समझने में आधा घंटा लग गया। तुम परेशान ना हो तालिया, अब दोनों चीज़ें एक ही शख्स के पास हैं। और सिम्बल्स, उसने कहा, ख्वाब में हमेशा सिम्बल्स आते हैं। नामते हुए दोनों हाथों से सर पकड़े सोफे पर गिर गई। चल लंबे लंबे सांस ली, फिर नज़र उठाकर उलझी खड़ी दातन को देखा। मैंने देखा कि हम दो दरियाओं के संगम पर खड़े हैं जहाँ कीचड़ है। कीचड़ यानी लमपुर और दो दरियाओं का संगम यानी कोलमपुर। हम कोलमपुर में मिलते हैं। कोलमपुर के एल हमारा शहर। वो तेज़ी बोलती जाती थी। आज हम मिले मगर मुलाकात नहीं। शायद इस ख्वाब के पूरा होने का भी वक्त नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा था दातन
کہ اس کے سر پر ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھی کہ گویا بلو اسفیریز ہوں۔ آئیز ایز بلو ایز فیریز، داتن نے چونکے زیر لبڑ بڑھایا۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، وہ جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے۔ ہما فونیکس، وہ جوش سے بولی، رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پر سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح مرزا کے سر پر ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی، داتن طاقت اور حکومت کی۔ فاتح مرزا ہمارا اگلا پردھان منتری، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا! فاتح مرزا نیکسٹ مالے پردھان منتری، واو تالیاں واو! داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، قسم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح مرزا سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟